Now starting with MCQ 116, which one of the following structures connect lever to the lesser curvature of the stomach? So it is hepatogastric ligament. ठीक है, hepatogastric ligament क्या करता है? It connects lever to the lesser curvature of the stomach. नाम से अगर आप देखते हैं तो hepato means liver और gastric का मतलब है कि stomach, तो liver को lesser curvature of stomach से जो ligament जोड़ता है, ठीक है, वो हमारे पास है हेपेटोगैस्ट्रिक लिगामेंट. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट स्पेसिफिक फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म इज़, सो इट इज़ स्किन एंड इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन्स. ठीक है, हमेशा याद रखें कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है इट इज़ formed by skin and its mucous membranes. Clear? The next is a 45 years old man with a long history of alcoholism, and now he presents with severe epigastric pain, nausea, vomiting, fever and increased serum amylase. ठीक है, यानी उसको क्या है, pancreatitis है. Diagnosis of acute pancreatitis superimposed on chronic pancreatitis was made. In this condition, which of the following type of necrosis is most characteristic? तो it is fat necrosis. हमेशा याद रखो कि पैंक्रियाटाइटिस के अंदर, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में क्या होता है, फैट नेक्रोसिस चल रही होती है. द नेक्स्ट इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस. सो टॉक्सोप्लाज्मोसिस इज़ अ पैरासाइटिक डिजीज़. ठीक है, component of innate immunity against the viruses is caused by natural killer cells. हमेशा याद रखो कि ये जो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स हैं, दीज फॉर्म द इनेट इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी. क्लियर? वाइल इन नेचुरल किलर सेल फंक्शन इज़, तो ये क्या करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, कैंसरस सेल्स को किल कर रहे होते हैं. ठीक है, अब देखिएगा, नेचुरल किलर सेल इज़ एन एंटी ट्यूमर सेल्स. ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये जो कैंसरस सेल्स हैं उनको किल करते हैं. दूसरा क्या करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स किल इन वायरस इन्फेक्टेड सेल्स. और तीसरा क्या है, CD56 इज़ अ मार्कर ऑफ नेचुरल किलर सेल्स. तो हमेशा याद रखो कि नेचुरल किलर सेल्स का मार्कर क्या है, CD56 है. ठीक है, ये पेपर में पूछा जाता है. The next one is a 34 years old patient came in OPD with jaundice and yellow sclera of the eyes and raised bilirubin, is diagnosed with hepatitis B. Which of the following markers is used to monitor hepatitis B? तो हमेशा याद रखो कि वायरस हेपेटाइटिस बी को मॉनिटर हम किस से करते हैं, SGPT से कर रहे होते हैं. क्लियर? इन्फेंडिबुलम ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ रिलेटेड टू, तो हमेशा याद रखो इन्फेंडिबुलम ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड किससे रिलेटेड है, पार्स ट्यूबुलरिस. ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वाइट मसल प्रॉपर्टी? तो इट इज़ गैस्ट्रोनीमियस. ठीक है, गैस्ट्रोनीमियस की वाइट मसल प्रॉपर्टी है, जबकि सोलियस की क्या है, रेड मसल प्रॉपर्टी है. क्लियर? विच हार्मोन कॉजेज सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स? तो इट इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन्स. हमेशा याद रखो प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, सर्विक्स को सॉफ्टन कर देते हैं. क्लियर? वी कैन सेव पॉपुलेशन फ्रॉम टेटनस बाय गिविंग टेटनस टॉक्सॉइड. ठीक है, ये जो हम लोग पॉपुलेशन वाइज वैक्सीनेशन करते हैं, उस वैक्सीनेशन में क्या मौजूद है, टेटनस टॉक्सॉइड मौजूद है. In the aortic opening of the diaphragm, if the diaphragm is constricted, which of the following structure will be compressed along with the aorta? Clear? अब ये जो हमारे पास aortic opening है T10 के लेवल पे, उस एओर्टिक ओपनिंग में से एओर्टा पास कर रहा होता है, थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन पास कर रही होती है. ठीक है, तो जब भी एओर्टा इस लेवल पे कॉम्प्रेशन होगी तो अलोंग विद एओर्टा थोरेसिक डक्ट और एजाइगस वेन भी क्या हो जाएंगे, कॉम्प्रेस हो जाएंगे. क्लियर? द नेक्स्ट इज़ ईसोफेजियल ओपनिंग. तो ईसोफेजियल ओपनिंग किस लेवल पे होती है, इट इज़ एट द लेवल ऑफ T10. और ईसोफेजियल ओपनिंग से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास करते हैं, ईसोफेगस से, राइट एंड लेफ्ट वेगस से और लिम्फेटिक्स हैं. ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर्स ईसोफेजियल ओपनिंग से पास करते हैं. सो व्हेन एवर देयर वुड बी कॉन्स्ट्रिक्शन एट द लेवल ऑफ द ईसोफेजियल ओपनिंग, सो दीज 3 स्ट्रक्चर्स विल गोइंग टू बी इफेक्टेड, ये खुद ही कॉम्प्रेस हो जाएंगे. क्लियर? वाइल T8 के लेवल पे जो है हमारे पास केवल ओपनिंग है और वहाँ से इंफीरियर वेना केवा और फ्रेनिक नर्व जो है वो पास करती हैं. तो T8 के लेवल पे अगर कॉम्प्रेशन हो गई तो इंफीरियर वेना केवा और राइट फ्रेनिक नर्व जो है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा. क्लियर? द नेक्स्ट इज विच वन हैज़ द लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया? तो इट इज़ कैपिलरीज. ठीक है, कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है,
कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शनल एरिया सबसे ज़्यादा है। आ पेशेंट आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैविंग 8% ऑफ ब्लड लॉस इन 30 मिनट्स with no change in atrial pressure, which one of the following has the maximum blood loss of blood? तो इट इज़ वेन्स। ठीक है, हमें पता है कि वेन्स में क्या होता है, ब्लड स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। तो जब भी हमारे पास ब्लड लॉस की हिस्ट्री होगी तो वेन्स के अंदर से क्या होगा, मैक्सिमम जो है वो ब्लड लॉस होगा। क्लियर। एनेस्थेटिक दैट कॉजेज ब्रोंकोडाइलेटेशन, तो इट इज़ केटामीन। ठीक है, केटामीन का साइड इफेक्ट ये है कि इट कॉजेज ब्रोंकोडाइलेटेशन। क्लियर। स्वेट ग्लैंड एंड पायरोइलेक्टिक मसल्स आर सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक। ठीक है, और वो भी पोस्ट गैंग्लियोनिक। हमेशा याद रखो स्वेट ग्लैंड और पायरोइलेक्टिक मसल्स जो है वो सिंपैथेटिक सप्लाई है, सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक। क्लियर। द नेक्स्ट इज सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक पोस्ट गैंग्लियोनिक। इस बीच ऑफ तो अभी पढ़ के आए कि या तो वो स्वेट ग्लैंड है या तो पायलोइरेक्टल मसल है। ठीक है, इन दोनों की जो है वो नर्व सप्लाई क्या है, पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक कोलिनर्जिक है। क्लियर। द नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखो विच मसल इज़ यूज्ड इन फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन में हमेशा डायफ्राम यूज़ होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड है, सेरेटस एंटीरियर है, स्केलीन मसल्स जो है वो इन्वॉल्व्ड है फोर्सफुल इंस्पिरेशन में। ठीक है, अगर आप देखो मसल्स ऑफ क्वाइट इंस्पिरेशन, तो मसल्स ऑफ क्वाइट इंस्पिरेशन है हमारे पास डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स। ठीक है, क्वाइट इंस्पिरेशन में सिर्फ दो मसल्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर आप फोर्स्ड इंस्पिरेशन या फोर्सफुल इंस्पिरेशन की बात करते हो तो डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल, सेरेटस एंटीरियर मसल और स्केलिन मसल्स 5 के 5 जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज़ क्वाइट एक्सपिरेशन। तो हमेशा याद रखो क्वाइट एक्सपिरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस, तो इट डजेंट रिक्वायर एनी मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये जो क्वाइट एक्सपिरेशन है इट इज़ जस्ट अ पैसिव प्रोसेस ड्यू टू रिकॉयल ऑफ द लंग्स। ठीक है, जब भी इलास्टिक रिकॉयल ऑफ लंग होगी तो इट विल लीड टू क्वाइट एक्सपिरेशन। क्लियर। द नेक्स्ट इज़ मसल ऑफ द फोर्सफुल एक्सपिरेशन। तो हमेशा याद रखो एक्सपिरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल यूज़ होते हैं। ठीक है, जबकि इंस्पिरेशन में कौन से मसल्स थे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स थे। ठीक है, अब दीज आर टू डिफरेंट पॉइंट्स जो आपने याद रखना है। एक्सपिरेशन में इंटरनल इंटरकोस्टल इन्वॉल्व है, जबकि इंस्पिरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व है। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज एसेसरी मसल्स ऑफ एक्सपिरेशन। तो दीज आर द एब्डोमिनल मसल्स, एक्सटर्नल ओब्लिक और रेक्टस एब्डोमिनिस को आप इंक्लूड करते हो। क्लियर। The next one is external intercostals can be used in quiet inspiration as well as forceful inspiration. ठीक है, फोर्सफुल इंस्पिरेशन में जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, और यही जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स हैं वो क्वाइट इंस्पिरेशन में भी यूज़ होते हैं। समझ आई। अभी मैंने आपको याद कराई थी ये चीज़ कि जब भी हमारे पास इंस्पिरेशन होगी आइदर इट इज़ क्वाइट और आइदर इट इज़ फोर्सफुल इंस्पिरेशन, तो उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स जो है वो हमारे पास इन्वॉल्व हैं। एम आई क्लियर। आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट टू द सर्वाइकल रीजन देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो इट इज़ ड्यू टू डैमेज टू द डायफ्राम। ठीक है, हमें पता है डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही जो हमारे पास ब्रीदिंग है वो पॉसिबल है। सो व्हेन एवर देयर वुड बी इंजरी टू द सर्वाइकल रीजन, ठीक है, तो सर्वाइकल रीजन की वजह से क्या होगा, हमारे पास फ्रेनिक नर्व जो है उसकी लीजन हो जाएगी। अल्टीमेटली इट विल लीड टू द डैमेज ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर वुड बी डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, आफ्टर अ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट पेशेंट इज हैविंग फोर्सफुल एक्सपिरेशन एंड एब्डोमेन इज मूविंग विद रेस्पिरेशन, तो इट इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल ओब्लिक्स। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए थे कि जो एडिशनल मसल्स थे, एक्सेसरी मसल्स इन्वॉल्व थे, तो दोज वर द एंटीरियर एब्डोमिनल एंड एक्सटर्नल ओब्लिक। तो जब भी हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की हिस्ट्री है और हमें बताया जा रहा है कि देयर इज़ फोर्सफुल एक्सपिरेशन, यानी कि एब्डोमेन की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चेस्ट या थोरेसिक कैविटी, तो इट इज़ ड्यू टू एब्डोमेन की मूवमेंट ज़्यादा इसलिए क्योंकि इट इज़ ड्यू टू एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स आर इन्वॉल्व्ड। क्लियर। वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज़ इंक्रीज बाय डायफ्राम, हमेशा याद रखो, जबकि एंटीरो पोस्टीरियर इज़ इंक्रीज बाय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल असिस्टेड बाय इंटरनल एंड इनरमोस्ट इंटरकोस्टल्स। क्लियर। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द थोरेसिक कैविटी is basically
या फिर प्राइमरली इंक्रीज्ड बाय एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स along with the assistance of internal and innermost intercostal muscles. Clear? तो these were very high important high yield points, very important. आपने इनको एक दफ़ा go through ज़रूर कर लेना है so that you will be able to solve your MCQs. Clear? अच्छा, the next is a patient had injury to the hand and opposition of the thumb is lost, तो it is due to median nerve injury. जब भी mentioned है कि opposition of thumb जो है वो इन्वॉल्व है या वो नहीं हो पा रही, तो इट इज़ ड्यू टू मीडियन नर्व लीजन. क्लियर? द नेक्स्ट वन इज़ राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट इज़ फॉर्म्ड बाय, तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ फॉर्म्ड बाय राइट एट्रियम. लेकिन अगर आपसे वो पूछ लें कि राइट एट्रियम पे नहीं, अगर आपसे वो पूछ लें रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, ठीक है, यानी कि ग्राफ पे, एक्स रेज पे राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्म करते हैं, तो तब आपने करना है राइट एट्रियम अलोंग विद सुपीरियर वेना केवा. क्लियर? क्लियर? ये आपने याद कर लेना है. अच्छा, द नेक्स्ट वन इज बेस ऑफ द हार्ट इज़ फॉर्म्ड बाय लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट बॉर्डर इज़ फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल पे ही हम एपेक्स बीट जो है वो अप्रिशिएट करते हैं. नेक्स्ट इज़ इंफीरियर और द डायफ्रामेटिक सरफेस ऑफ द हार्ट इज़ फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल. क्लियर? नहीं, ये जो अगला एक पॉइंट मिस हो गया कि एंटीरियर या फिर स्टर्नोकोस्टल सरफेस जो है वो कौन से स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, वो फॉर्म करता है हमारे पास राइट वेंट्रिकल. क्लियर? लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या फॉर्म कर रहा है, लेफ़्ट बॉर्डर फॉर्म कर रहा है, और इन्फीरियर यानी कि डायफ्रामेटिक सरफेस फॉर्म कर रहा है लेफ़्ट वेंट्रिकल. जबकि जो राइट वेंट्रिकल है बच्चों वो फॉर्म करता है एंटीरियर यानी स्टर्नोकोस्टल सरफेस ऑफ द हार्ट. क्लियर? The next one is a lady who had a colostomy and was started on total parenteral nutrition. Total parenteral nutrition includes, तो what problem will be there, तो it is hyperglycemia. हमेशा याद रखो जब भी हम पेशेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, टोटल parenteral nutrition पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो one of the very basic complications which the patient is going to develop is hyperglycemic हो जाएगा पेशेंट. ठीक है? The next one is mechanism of reduction of size of an organ undergoing the chemotherapy of the breast. So it is due to apoptosis. Clear? जब भी कीमोथेरेपी चल रही है और उस रीजन की एट्रॉफी हो जाती है, तो it is due to apoptosis. Clear? Motor supply of the diaphragm is due with phrenic nerve. ठीक है? डायफ्राम की जो नर्व सप्लाई है, ठीक है, वो है फ्रेनिक नर्व, और ये आपसे बहुत पूछा जाता है. There is a perianal abscess in the female infection. Laterally it will spread to the ischioractal fossa. ठीक है, जब भी हमारे पास पेरिएनल इन्फेक्शन होगा तो ये लेटरली स्प्रेड होता होता ischioractal fossa तक जाएगा. क्लियर? upper motor neuron damage will affect what, तो increase tendon reflexes. हमेशा याद रखो जब भी अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स होंगे तो सारी की सारी जो भी हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज़ हैं वो ऊपर की तरफ जा रही थी, जैसे टेंडन रिफ्लेक्सेस इंक्रीज़ हो रहे थे. ठीक है? और बाकी भी सारी की सारी जो उसकी थी प्रॉपर्टीज़ वो इंक्रीज़ की तरफ जा रही थी. तो ऑलवेज रिमेंबर दैट. द नेक्स्ट वन इज़ विच वन इज़ फेगोसिटिक, तो हमेशा याद रखो मेसेंजियल सेल्स. ठीक है? मेसेंजियल सेल्स हैव फेगोसिटिक एक्शन. ए ब्लड ग्रुप हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो हमेशा याद रखो कि ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडीज़ ऑपोजिट वाली पड़ी हुई होंगी, जबकि एंटीजन जो होगा वो सेम मौजूद होगा. क्लियर? अच्छा, डायफ्रामेटिक नहीं, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द ब्रोंकियल एस्थमा इज़, तो हमेशा याद रखो कि FEV1/FVC रेशियो जो है वो 65 से कम हो जाएगा. ब्रोंकियल एस्थमा हम तब लेबल करेंगे, ठीक है, जब भी पेशेंट को कोई एक्यूट अटैक है या फिर सिम्टम्स के साथ वो आ गया है, तो इनिशियली वी वॉन्ट बी एबल टू लेबल हिम कि ये ब्रोंकियल एस्थमा है. हम उसको स्टीरॉइड्स देंगे और फर्दर क्या करेंगे, हम उसको सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, प्रॉप अप करेंगे, नेब्स, ऑक्सीजन, ऑल दैट. ठीक है? आफ्टर द प्रॉपर हम उसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, वंस वी हैव टेकन द आउट दिस द रेशियो FEV1/FVC, we if it is less than 65 only then we will label it, we will diagnose it bronchial asthma. Clear? Artery palpated between the trachea and the infrahyoid is common carotid artery. ठीक है?
ट्रैकिया और इंफ्राहायोइड मसल के बीच में जो हम आर्टरी पैल्पेट करते हैं, जो हमें पैल्पेट होती है, इट इज़ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। क्लियर, ये पेपर में पूछा जाता है। द नेक्स्ट इज़ अ पेशेंट आफ्टर फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। अब हमेशा याद रखना, जब भी सिनेरियो में आउटस्ट्रेच्ड हैंड होगा, यू हैव टू बी विजिलेंट, ठीक है। और ये दिस इज़ द सेम सिनेरियो which is repeated multiple times in your exam. So, a patient had a fall on outstretched hand with trauma on the wrist, develops dislocation of the lower portion, ठीक है। अब इसकी डिसलोकेशन देखो पोस्टीरियरली एंड मीडियली, ठीक है। लोअर पोर्शन ऑफ द रिस्ट जॉइंट जो है पोस्टीरियरली और जो है मीडियली डिसलोकेट हो गया, तो इट इज़ कूलीज फ्रैक्चर, ठीक है। अगर आपको याद होगा, कूलीज फ्रैक्चर में एक स्पून टाइप भी बनी हुई थी जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, तो उसमें यही हमें नज़र आ रहा था कि पोस्टीरियरली एंड मीडियली उसकी क्या थी, डिसलोकेशन थी, तो इट इज़ कॉल्ड कूलीज फ्रैक्चर। The next is a patient is brought to the ER unconscious. There is breathing problem. Empty bottle of aspirin is found. ठीक है, इसका मतलब है पेशेंट को एस्पिरिन टॉक्सिसिटी है, कोई सुसाइडल अटैम्प्ट है, कोई पैनिक अटैक है, पेशेंट ने क्या कर दिया, एस्पिरिन की पूरी की बॉटल खा ली है। तो विच वन वुड एलिमिनेट एस्पिरिन फ्रॉम द बॉडी, तो इट इज़ बायकार्ब एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। जब भी आपके पास एस्पिरिन टॉक्सिसिटी के पास पेशेंट ER में लैंड करेगा, तो आपने वेरी फर्स्ट काम क्या करना है, यू हैव टू एडमिनिस्टर बायकार्ब्स, ठीक है, HCO, क्योंकि एस्पिरिन क्या है, एसिडिक है। बायकार्ब्स विल न्यूट्रलाइज एंड अकॉर्डिंगली द टॉक्सिसिटी सिम्टम्स विल रिजॉल्व इन सच पेशेंट। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज़ लेफ्ट सर्क्यूमफ्लेक्स आर्टरी सप्लाई विच एरिया, तो हमेशा याद रखो लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है और लेफ्ट एट्रियम है। क्लियर, ये जो लेफ्ट सर्क्यूमफ्लेक्स आर्टरी है वो लेफ्ट वाले स्ट्रक्चर्स को देगी। क्लियर, आइदर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है या लेफ्ट एट्रियम है, ये इन दोनों को खुद ही सप्लाई करेगी। मॉडरेट हैमरेज कैन बी डायग्नोस्ड क्लिनिकली बाय पोस्चरल डिजीनेस। क्लियर, हमेशा याद रखो पोस्चरल डिजीनेस, इसको गलत नहीं करना आपने। क्लियर, अ वुमेन हैज़ नो डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग बट कांट स्टैंड फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, इट इज़ ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन विच मसल, तो इट इज़ ग्लूटियस मैक्सिमस। हमेशा याद रखो कि व्हेन एवर द सिनेरियो इज़ गिवन कि देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग, ठीक है, पेशेंट वंस एक दफ़ा बैठ गई है तो उसको खड़े होने में मुश्किल हो रही है, तो इट इज़ ड्यू टू डैमेज टू द इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व विच सप्लाइज कौन सा मसल, ग्लूटियस मैक्सिमस मसल। तो जब आपसे मसल का पूछेंगे तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर कि द मसल इन्वॉल्व्ड इज़ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, ठीक है, जो हेल्प करता है नॉर्मली, इट हेल्प्स टू स्टैंड अप फ्रॉम सिटिंग पोजिशन। इफ़ दिस मसल इज़ डैमेज्ड or respective nerve injury is there, तो patient won't be able to, yeah, there would be difficulty in standing up once the patient has seated. Clear? अगली एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने आपके साथ पॉइंट शेयर किया, दैट इज़ द वेडलिंग गेट। ठीक है, वेडलिंग गेट में क्या होता है, हमेशा याद रखो कि जो हमारे पास ऑपोजिट साइड ऑफ द पेल्विस है, ठीक है, एक तो अफेक्टेड साइड है और एक है नॉर्मल साइड। तो अफेक्टेड साइड को छोड़ के जो नॉर्मल साइड ऑफ द पेल्विस है दैट वुड सिंक डाउन। क्लियर, अब हमेशा याद रखो कि लेट सपोज जो हमारे पास ग्लूटियस मीडियस एंड मिनिमस है, दीज आर सप्लाइड बाय सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, तो डैमेज टू दीज मसल्स और लीजन ऑफ दिस नर्व विल लीड टू वेडलिंग गेट। ठीक है, वेडलिंग गेट जो है वो बायलैटरल भी होती है, यूनिलैटरल भी होती है, तो यू हैव टू लर्न इट। ठीक है, वन साइड का जो पेल्विस है, ऑपोजिट साइड का, लीजन वाली साइड का नहीं, ऑपोजिट साइड का जो पेल्विस होगा, जो नॉर्मल साइड होगा, उसकी तरफ वाला पेल्विस क्या करेगा, सिंक डाउन करेगा। क्यों? क्योंकि जो मसल्स की सपोर्ट है, ठीक है, पेल्विस को सपोर्ट जो मिल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी ड्यू टू डैमेज टू द मसल्स। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ एंजाइम्स इन्वॉल्व इन सेल रीमॉडलिंग ऑफ द टिश्यूज़। तो हमेशा याद रखो मेटेलोप्रोटीनेसेस, ठीक है, मेटेलोप्रोटीनेस मसल्स आर ऑलवेज इन्वॉल्व्ड in tissue remodeling, but if metalloproteinases are not given, you have to go with collagenase. आंखें खोल के आपने स्टेटमेंट को रीड करना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे हैव मेंशन मिटेलो या माइलोपेरोक्सीडेज विच इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, माइलो मिटेलो को आप देख के यू गो विद द, आपकी आंखों में एक लगता है कि पट्टी बन जाती है, आपको लगता है ये मिटेलो प्रोटीनेस है, बट नहीं, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक और एंजाइम डाल रहे हैं, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वन। क्लियर?
The next one is 23 years primary gravida presented to OPS department in second stage of labor. ठीक है, अब सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर यानी कि 5 सेंटीमीटर तक पेशेंट की डायलिटेशन हो गई एंड देयर इज़ नेचुरल अर्ज टू पुश. ठीक है, तो सेकेंड स्टेज अब एक्टिव मोस्ट प्रोबेबली वुड बी द एक्टिव स्टेज. अच्छा, अगला है सैक्रल प्रोमोन्ट्री वॉज नॉट रीचेबल, द पेल्विक आर्च वॉज नैरो एंड द इस्चियल ट्यूबर स्पाइंस वर इनवर्टेड. तो इसका मतलब है ये क्या है हमारे पास, टिपिकल एंड्रॉयड पेल्विस है, ये मेल पेल्विस है. क्लियर, कि मतलब आर्च भी छोटा है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री को भी हम टच नहीं कर पा रहे, इस्चियल स्पाइंस भी अंदर की तरफ है, तो ये हमारे पास मेल टाइप ऑफ पेल्विस है, फीमेल वाली है ही नहीं. क्लियर, तो दिस इज़ नॉट फेवरेबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी. इसने जाके आगे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होना है, तो टाइमली आप क्या करोगे, यू विल गो विद द सी सेक्शन और बेबी को आउट करोगे, बजाय इसके कि आप एक दफ़ा वेट करो, फर्दर हेड इंगेज हो जाए, पेशेंट को पेन स्ट्रॉन्ग आ जाए, तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर को आप मैनेज और उसको एक कॉम्प्लिकेशन कॉज करने से पहले ही आप पीवी करके इस चीज़ को रूल आउट कर लो. बल्कि एंड्रॉयड पेल्विस जो है वो वैसे भी पीवी पे ही अप्रिशिएट हो जाती है. ठीक है, अगर प्राइमरी ग्रेविडा लेबर पेन के साथ फर्स्ट स्टेज पे या पैसिव सिर्फ शो पॉजिटिव है तब भी आती है, तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट. अगर प्यूबिक आर्चिस आपको फील हो रहे हैं कि इट इज़ नैरो, स्पाइन फील नहीं हो रहा, स्पाइंस जो है इस्चियल स्पाइंस इन्वर्टेड है, तो आपने टाइम पे क्विक डिसीजन लेनी है. ठीक है. अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बच्चों के फिंगर्स आर रीचेबल टू द सैक्रल प्रोमोन्ट्री, तो इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. ठीक है, ये है कि जो हमारे पास सैक्रल प्रोमोन्ट्री है वहाँ तक तो जा रहे हैं, हमारी फिंगर्स रीच करती हैं, बट स्टिल अगर प्यूबिक आर्च छोटा है जो भी है तो हम इसको लेबल करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. लेकिन जो हमारे पास एब्सोल्यूट या फिर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होती है उसमें तो नॉर्मल डिलीवरी भी नहीं पॉसिबल. इसमें भी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस अगर एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है तो इसमें भी आपको एक डिसीजन लोगे और सी सेक्शन करोगे. लेकिन कोई अगर आपके पास पार्शियल है या यू थिंक कि देयर इज़ इट इज़ एडिक्वेट, अगर पेल्विस आपकी एडिक्वेट आपको फील होती है तो आप फिर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को प्रेफर कर सकते हो. क्लियर, बट यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट. The next is 60 years old male presented with history of fever, significant weight loss, painful micturition, hematuria, HB is 18. तो इसको आंखें बंद करके क्या करोगे, रीनल सेल कार्सिनोमा करोगे. अच्छा, a patient develops fracture of neck of the fibula, which nerve will damage and it will lead to foot drop. तो हमेशा याद रखो it is common peroneal nerve. ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व की डैमेज की वजह से क्या होता है, फुट ड्रॉप हो जाता है. क्लियर. A patient came to ER with blow to the anterior inferior part of the temporal region and there is a period of unconsciousness for 3 minutes. ठीक है, vision loss most likely due to which, तो it is anterior division of middle meningeal artery. ठीक है, मिडिल meningeal artery का जो anterior division है that is superficial, और जब भी टेम्पोरल रीजन पे चोट लगेगी इसका डैमेज हो जाएगा विच विल अल्टीमेटली लीड टू विजन लॉस. क्लियर, डन. तो दैट वाज ऑल.